उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से चमोली में भयावह भूस्खलन, कई वाहन आए चपेट में। दहशत में स्थानीय नागरिक, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ ब्लॉक। उत्तराखंड के बुआखाल मार्ग में गुलदारों का बड़ा आतंक, दहशत में स्थानीय लोग, दिन दहाड़े लोगों पर गुलदार कर देते हमला। खौफ में जी रही ग्रामीणों ने वन विभाग से की रात में गश्त बढ़ाने की मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर पिछले कई वर्षों से चर्चा चल रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि एक देश एक कानून होना चाहिए जो देश की सभी जनता और धर्मों के लोगों पर लागू होता हो। इसी के क्रम में देश में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है, जिसको लेकर के प्रदेश की धामी सरकार तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी में कुछ कठोर रजिस्ट्रेशन भी लगाए गए हैं, माफ कीजिएगा रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अगर कोई आदमी इसका पालन नहीं करता है तो उसे सरकार द्वारा दिए गए लाभ से वंचित रह सकता है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिसके लिए धामी सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार हो रही ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रदेश सरकार को शुक्रवार को नहीं सौंपी जा सकेगी। इसके लिए समिति की ओर से समय लग सकता है और साथ ही माना जा रहा है कि एक पखवाड़े के भीतर समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। और आपको बता दें कि अलबत्ता ड्राफ्ट बनाने के लिए गठित जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई समिति नई दिल्ली में शुक्रवार को मीडिया के सामने यूसीसी से जुड़े विषय को लेकर के चर्चा हो रही है और बातों पर अपना रुख साफ कर सकती है। विशेषज्ञ समिति के सदस्य पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में हैं और ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक ड्राफ्ट तैयार करने का काम तकरीबन अंतिम रूप में है। जानकारों का मानना है कि यूसीसी पर केंद्र सरकार के फोकस के बाद विशेषज्ञ समिति की रणनीति में बदलाव हुआ है और अभी तक यही संभावना जताई जा रही थी कि समिति 30 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन नई परिस्थितियों और राष्ट्रीय विधि आयोग की सक्रियता के बाद अब इसमें कुछ और वक्त लगने की संभावना जताई जा रही है। इस लिहाज से रिपोर्ट को जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में कभी भी सरकार को सौंपा जा सकता है। यूसीसी पर भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही निर्णय लेने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर के जिस स्पष्टता के साथ समूचे देश के सामने पार्टी का नजरिया पेश किया है, उससे प्रदेश बीजेपी संगठन व सरकार का हौसला चरम पर है और जल्द ही रिपोर्ट सरकार को मिल जाएगी। उत्तराखंड में यूसीसी हर हाल में लागू करने की तैयारी है। लेकिन जो कमेटी थी सर वो आज ड्राफ्ट देने वाली थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा जुलाई के सप्ताह में आपको ड्राफ्ट देगी। किस तरीके से देखते हैं सर जिस पर काम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। सर माना ही जा रहा है कि जुलाई में शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है। सर उत्तराखंड के लिए कितनी गर्व की बात है और सर पूरे भारत में भी इसकी चर्चाएं हो रही है सर। अब देखिए, निश्चित रूप से चूंकि देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला
कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, उसके लिए कमेटी बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की संविधान की धारा 44 उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए। और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में विधानसभा में हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, इस वक्त की ये बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होने वाला है। बिल्कुल कनिका, उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी कानून जो है वो लागू होगा। यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता कानून, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के मतदान से 2 दिन पहले जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार उत्तराखंड में बनती है तो हम यूसीसी कानून की ओर कदम बढ़ाएंगे, जिसके लिए उन्होंने कमेटी की घोषित कर दी थी। यानी कि जो वादा किया था पीएम धामी ने उसको निभाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था 23 जून यानी कि आज तक इसका ड्राफ्ट जो है वो पूरा तैयार हो जाएगा और कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो पूरा ड्राफ्ट है वो सौंप देगी, जिसके बाद ये ड्राफ्ट जो है उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। देखिए, जिस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी जो है गठित कर दी थी, लगभग 13 महीने में ये कमेटी जो है 252 बैठकें जो है वो देहरादून और दिल्ली में करती थी। इसके अलावा उनको कई सुझाव जो है, लाखों के करीब सुझाव भी कमेटी को मिले हैं, जिससे अध्ययन किया गया, गहरा प्रस्ताव उसमें रखा गया और सभी लोगों ने उसको विचार विमर्श किया गया है। सरकार ने भी, कमेटी में भी अब 1.5 बजे की हुई यूसीसी की कमेटी जो उत्तराखंड के अध्यक्ष है रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में कुछ देर में दिल्ली के उत्तराखंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर सकते हैं, मीडिया को बता सकते हैं कि वो ड्राफ्ट जो है सब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी कि उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे, जिसके बाद ये ड्राफ्ट जो है उत्तराखंड में लागू होगा। क्योंकि सूत्रों की माने तो खबर यह भी आ रही है कि 15 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये कमेटी जो है ड्राफ्ट सौंपेगी। क्योंकि काफी दिनों से देखिए उत्तराखंड में राजनीति गर्म हो रही थी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी विरोध भी करते हुए उत्तराखंड में क्या जरूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जब हम बात मानते हैं तो उनका कहना है कि आप उत्तराखंड में जिस तरीके से जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, कहीं से कोई बातें सामने आ रही है, कहीं तरीके से कोई केस सामने आ रहा है, उसके लिए देश भूमि के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है। क्योंकि समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करते हैं तो सबके लिए कानून जो है एक समान हो जाएंगे, चाहे हम उसमें ईसाई की बात करें, मुस्लिमों की बात करें, पारसी की बात करें, सबके लिए कानून जो है एक हो जाएगा। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि अलग अलग कानून के रीति रिवाज से जो है वो सब आगे बढ़ते हैं। तो आज लगभग 1.5 बजे से कुछ देर बाद पेशी जो है वो दिल्ली में शुरू होने वाली है, जिसमें बातें निकल के सामने आएंगे, कई एजेंडे और बिंदु निकल के सामने आएंगे जो जिस कानून पर एक तरीके से यूसीसी के अध्ययन में कमेटी ने जोर दिया है। चाहे हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, जनसंख्या नियंत्रण की बेटी संगठन काफी लंबे समय से मुहिम चला रहा है। हम जो हमारे जो तो सबके जो उत्तराखंड में भी यूसीसी के कानून में जनसंख्या नियंत्रण कानून को शामिल किया गया है, जिसमें 2 से अधिक व्यक्तिगत होने पर जो है वोट का अधिकार तक व्यक्ति से छीन लिया जाएगा। तो इस और कदम उत्तराखंड के बढ़ रहे हैं। कुछ देर का इंतजार करने का करना होगा, क्योंकि जो पीसी आज होने वाली है 1.5 बजे, उसमें खुलकर बातें सामने आएंगी और तभी हम कुछ कह सकते हैं कि आगे कमेटी कब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी कि उत्तराखंड सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी और वो कब उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी का। बिल्कुल इंतजार सबको इसका है कि आखिरकार यूसीसी कब लागू होगा और सभी की निगाहें कहीं ना कहीं इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो अब अलग अलग विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। वहीं शरद पवार की ओर से भी एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि इसमें जैन समाज भी आता है, सिख समाज भी आता है, पूरी तरीके से स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी हो जाएगा सरकार के लिए भी। बिल्कुल, देखिए कनिका, जो उत्तराखंड में कमेटी गठित हुई है तो जस्टिस रंजना देसाई के उसमें तो उन्होंने साफ जो है कई बैठकें उन्होंने करी है, लगभग 252 से अधिक बैठकें कर दी है, जिसमें करीब 2.5 लाख से अधिक उनको सुझाव मिले हैं। कई बैठकों में उनसे व्यापारी भी, कई समाज के लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के साथ
अलग अलग पार्ट में जो है वो बैठकें करके उनके सुझाव दिए गए हैं। जिसको रंजना देसाई कहती है हम ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जो किसी भी धर्म के लिए नुकसान नहीं होगा, उत्तराखंड का जो वासी है उसके हक के लिए ही इस ड्राफ्ट में जो है वो काम किए जाएंगे। क्योंकि विरोध तो इसका एक तरफा चल रहा है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, उत्तराखंड में यूपीडी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, सभी पार्टियां इस तरफ विरोध कर रही है। लेकिन आम जनता जो है वो सरकार के साथ दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी कमेटी ने बैठकें करी है उसमें आम जनता भी पहुंची है, कहीं उत्तराखंड के सीनियर सिटीजन भी पहुंचे, कई नेता भी पहुंचे, जो उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। उस सुझावों का अध्ययन करके कमेटी ने ड्राफ्ट जो है वो पूरा का पूरा तैयार कर लिया है, जिसकी जानकारी अब कुछ देर बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में देंगे। उसके बाद एक तरीके से स्पष्ट हो पाएगा कि किस राह पर उत्तराखंड में यूसीसी जाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी इसमें शामिल किया गया है, उससे जो है और एक तरीके से सरकार पर हमलावर हो रहा है। वो ड्राफ्ट के इंतजार में सिर्फ उत्तराखंड की जनता नहीं, हम बात करते हैं गुजरात की और मध्य प्रदेश की सरकार भी उत्तराखंड का ड्राफ्ट तैयार होने का तरीके से वेट कर रही है। इस ड्राफ्ट को इस तरीके से दूसरे राज्यों की सरकारें भी इसका अध्ययन करेंगी, तो इसी के आधार पर अपने राज्यों में भी यूसीसी लागू कर सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा था कि हमारा एक तरीके से जो ड्राफ्ट है वो और लोगों के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, उन लोगों के लिए देखने हो जाएगा कि किस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है और वो किस हिसाब से इसके आधार पर ही यूसीसी आसानी से अपने राज्यों में भी लागू कर सकता है। कनिका, चलिए बिल्कुल कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं रामनगर की। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की ज्वाला वन बीट क्षेत्र में वन विकास निगम द्वारा लिप्टस की लकड़ी का कटान कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि तस्करों द्वारा वन निगम की लॉट से लंबे समय से ये लकड़ी चोरी करने का काम किया जा रहा था। पहले भी तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर कई बार हमला भी किया गया, जिसको लेकर के विभाग द्वारा तस्करों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। लगातार हो रही लकड़ी चोरी की गंभीरता से लेते हुए तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा एक बड़ा अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में चोरी की गई लकड़ी के तस्करों के घर से बरामद करने की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग और पुलिस की टीम द्वारा चलाए गए अभियान के तहत ज्वाला वन और साथ ही गुलजारपुर क्षेत्र में तस्करों के घर पर चोरी की गई लकड़ी को छुपाया गया था, जिसे टीम द्वारा मौके पर बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा तस्करों के घर से 7 ट्रैक्टर ट्रॉली लिप्टिस की लकड़ी बरामद की गई है और इस संबंध में 7 लकड़ी तस्करों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में वन अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि टीम द्वारा इस अभियान के तहत अवैध खनन में शामिल एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी सीज करने की कार्रवाई की गई है। डीएफओ ने बताया है कि अवैध खनन और लकड़ी के खिलाफ वन विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पहाड़ों की रानी मसूरी के नजदीक जौनपुर रेंज में उत्तराखंड का सांस्कृतिक धरोहर मोड़ मेला आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मोड़ मेले को लेकर के ग्रामीणों में खासा उत्साह है। ग्रामीण यहां मछलियों को पकड़ने के लिए अगलाड़ नदी में उतरे हैं। आपको बता दें कि दरअसल मानसून की शुरुआत में अगलाड़ नदी में जून के अंतिम सप्ताह में मछली मारने के लिए मोड़ मेला बनाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीणों ने अगलाड़ नदी में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर मछलियों को पकड़ते हैं और जमकर खुशियां मनाते हैं। मसूरी से लगे टिहरी जनपद के जौनपुर विकासखंड की अगलाड़ नदी में लगने वाले मोड़ मेले को राजमीण भी कहा जाता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत में जौनपुर, जौनसार और रमवाई का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र को पांडवों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ साल भर त्योहार होते रहते हैं। तो जौनपुर, जौनसार और रवाई अपनी अनोखी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है, जिसमें मछली मारने का मोड़ मेला प्रमुख है, जो पूरे देश में अन्यत्र कहीं नहीं होता है। और कहा जाता है कि जब यहाँ राजशाही थी तब टिहरी महाराजा इसमें खुद शिरकत करने आते थे और मेले से पहले यहाँ अगलाड़ नदी में टिमरू के छाल से बनाया पाउडर डाला जाता है, जिससे मछलियाँ कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। इसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है। हजारों की संख्या में ग्रामीण मछली पकड़ने के अपने पारंपरिक औजारों के साथ नदी में उतरते हैं। इनमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी शामिल रहते हैं। इस दौरान ग्रामीण मछलियों को अपने कुनियाड़ा, फटियाड़ा और साथ ही जाल और हाथों से पकड़ते हैं। जो मछलियां पकड़ में नहीं आ पाती हैं, वह बाद में ताजे पानी में जीवित हो जाती हैं। ये
राजाओं के ज़माने से, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले एक राजा के टाइम से एक मेला टाइप का मनाते हैं, राजमोहन के नाम से जानते हैं। यहाँ पूरे जौनपुर जौनसार घाटी के लोग आते हैं। आपने देखा होगा 10,000 से भी मेरे ख्याल ज़्यादा आदमी यहाँ आज मोहन मेले का आनंद उठा रहे हैं। और इसको एक पांति के रूप में पहले से मनाया जाता है। इस साल लालूर पट्टी के लोगों की पांति थी, तो एक टिमरू का एक ऑर्डर बनता है, उसको नदी में छोड़ा जाता है, बस वहीं से शुरुआत मोहन की होती है। तो मोहन मेले का आयोजन का एक रीजन हमारे पूर्वज द्वारा ये बताया जाता है कि यहाँ पर जैसे जब राजा जी टिहरी के जो राजा होते थे वो यहाँ पर जब बेकारी का समय था उस टाइम जब अपने वसूली के लिए आते तो यहाँ पर सभी क्षेत्रवासियों को बुलाते थे और उनसे यहाँ पर मच्छी मरवाया करते थे। और यहाँ की मच्छी जो इस मोहन मेले की जो एक अपनी एक कहानी है वो कहीं ना कहीं अपने गिनीज बुक उसमें भी रिकॉर्ड है। ये राजा जो है एक दिन मच्छी मारने का वो देता है लोगों को हुक्म, आप मार लीजिए। वैसे आगे पीछे नहीं मारते थे। मोड़ के दिन साल में एक बार होता है, मोड़ के दिन लोग मच्छी मारने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये एक मनाया जाता है, ये त्योहार भी है, मेला भी है, जिससे मतलब उत्तराखंड का कल्चर बचा रहे। उत्तराखंड का कल्चर बचा रहेगा। साहब आप आगे जाइए, आगे आपको मेला भी मिलेगा, नाच गाने भी मिलेंगे, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। ये मोहन मेला सदियों से चले आ रहा है और सभी गांव वासियों का है, पूरे खत्म का मोहन मेला है और सभी रीति रिवाज के साथ मोहन मेले में आते हैं। सड़ाई गई मोड़ा की दी नहीं अति मूलो का के लगा बोल मोड़ा की दी नहीं लालू उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश के कारण चिंका के पास भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के बाद गुरुवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया और यातायात भी प्रभावित रहा। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से बद्रीनाथ और हेमकुंड आने वाले यात्री सड़क पर फंसे हुए हैं। सूचना अधिकारी रविंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि चिंका के पास भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया है। उन्होंने कहा कि मलबा हटाने और मार्ग पर यातायात बहाल करने के प्रयास जारी हैं। चमोली पुलिस ने बताया है कि सड़क खुलने तक यात्रियों को कर्णप्रयाग, गौचर और पीपलकोटी में रोका गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बुधवार की रात चमोली जिले में कई जगहों पर भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। राजधानी देहरादून सहित नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ ही गरज चमक के साथ बिजली चमक सकती है। 3 जुलाई तक प्रदेश के इन जनपदों में भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और हवा के साथ तीव्र से अति तीव्र बौछार पड़ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 3 जुलाई तक प्रदेश के इन जनपदों में भारी बारिश के आसार है। इसके साथ ही पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और हवा के साथ तीव्र से अति तीव्र बौछार पड़ सकती है। भारी बारिश का असर बद्रीनाथ यात्रा में भी देखने को मिल रहा है, जहां लैंडस्लाइड से 100 मीटर हाईवे ध्वस्त हो चुके हैं और 10,000 से अधिक तीर्थयात्री मार्ग पर फंसे हुए हैं। बुआखाल मांडाखाल मार्ग पर शाम ढलते ही गुलदार दिखाई देने से लोग बेहद चिंतित दिख रहे हैं, लेकिन इस बार एक स्थानीय घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सड़क पर विचरण करते हुए शेर की तस्वीर आ जाने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उनके घर के सीसीटीवी कैमरे में बुआखाल मंडाखाल मोटर मार्ग पर विचरण करते हुए अक्सर गुलदार देखते हैं, लेकिन इस बार रात के समय में एक शेर इस मार्ग पर घूमता हुआ नजर आया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित बुआखाल छोटा सा बाजार है,
जहां शाम के समय खासकर इस मार्ग पर काफी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि बुआखाल से मंदाखाल जाने वाली इस सड़क पर कई बार शाम ढलते गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती थी, लेकिन इस बार उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक शेर सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसमें गुलदार के साथ साथ इस बार शेर की चहलकदमी दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जिसको देखते हुए स्थानीय निवासियों द्वारा यहां पिंजरा लगाने के साथ साथ रात में गश्त भी बढ़ाने की मांग की गई है। जानते हैं कि पिछले कई सालों से निरंतर ये जंगलों में आग, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है जंगलों में आग लगा दी जाती है, जिसके कारण जितने भी जंगली जानवर होते हैं ये निरंतर शहरों की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि आपके द्वारा भी समय समय पर कई वीडियोस के द्वारा दिखाया गया, और पिछले कई समय से यहाँ पर निरंतर गुलदार, चीते, इनकी गतिविधियाँ दिखाई दी। माहौल तो निरंतर, अब जब से मैंने इस फुटेज को देखा तो मैं खुद भयभीत हूँ, क्योंकि मैं भी किनारे के मकान में रहता हूँ और यहाँ पर लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है। और अब आपको सीधे लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। वासियों को लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को जिनके प्रयास से योजनाएं प्रयागराज को प्राप्त हुई हैं, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई और अभिनंदन देते हुए मैं 76 लाभार्थियों का प्रधानमंत्री आवास योजना को माफिया से मुक्त कराई गई फोन पर उपलब्ध कराया गया है, इन सबको, इनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि आवास उनके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और उनका परिवार फलता फूलता स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर सके। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीती मंगलवार रात मेडिकल क्षेत्र की चौकी में तैनात पुलिसकर्मी गणेश जोशी द्वारा नशे की हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल के पास लगे ठेले वालों से झगड़ा और गाली गलौज करते हुए उनका ठेला और सामान नहर में फेंक दिया गया था। इस घटना से ठेला संचालकों में कड़ा रोष व्याप्त है और वो पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के मुखर हो गए हैं और उन्होंने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ठेला फंड वेंडर्स कल्याण समिति से जुड़े तमाम ठेला संचालक कोतवाली पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मीडिया से बात करते हुए तमाम ठेला संचालकों ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी के कहे जाने पर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिए जाने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर सवाल दागा है कि उस स्थान से अतिक्रमण के नाम पर सारे ठेले हटा दिए गए तो एक महिला का ठेला ही उक्त स्थान पर क्यों लगवा दिया गया और उस महिला के ठेले को आखिर क्यों संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी के ऊपर किसी बड़े अधिकारी का दबाव है और वह ऐसी व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर पुलिस इस मामले पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो वह पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। फिलहाल पुलिस इस मामले में केवल जांच करने की बात कह करके कन्नी काट रही है, लेकिन इस ठेला संचालकों ने ठान लिया है कि वह अब न्याय के प्रति सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। और सारे खानों का सारा नुकसान हो गया और उसमें पानी काउंटर दूसरों का काउंटर लगवाया, पुलिस वालों ने लगवाया, गालियां दे दे के बक बक के तुम्हें जो करना है वो कर लो, ये कि मतलब काउंटर यहीं रखा जाएगा, वहीं रखवा के आज भी चले गए और वहीं पर रखा है और आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो और का सब बेवकूफ है, सब मतलब पीछे जाएंगे वो आगे रहेगी, ये उसके बाद में क्या कार्रवाई की जाएगी उसकी, आज तक भी नहीं वो हो रखा है। मतलब मेरे वहाँ पे मतलब हटवा के ठेला थोड़ा सा पीछे करा के पुलिस वाले कह रहे थे जो चाहो जो कर लो, किसी के पास जाओ। काउंटर नहीं लगेगा और कह रहा है इससे आगे लगे तो उसको कोर्ट की कार्रवाई करनी करेगी और कह रहे हैं वहाँ किसी का ठेला नहीं लगेगा, उनके आगे बोल रहे हैं काउंटर हटवा दिया जाए। बाकी किसके द्वारा हटाया गया काउंटर?
सर हटवाया नहीं गया, लगवाया गया है। कह रहे हैं इसके आगे किसी का ठेला नहीं लगेगा, ये बोल रहे हैं वो। और ठेले सब नहर में डाल दिए गए हैं, सभी का खाने वाने का सामान नहर में डाल दिया गया है और बहुत नुकसान करा गया है। सर सिपाहियों के द्वारा गणेश जोशी, कौन सा थाना चौकी में? मेडिकल चौकी सर। बाबा भोले के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस साल सावन महीने की शुरुआत 3 जुलाई 2023 से हो रही है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। इस पूरे महीने में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो साल भर महादेव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन का महीना शिव शंभू की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस बार सावन का महीना और भी ज्यादा खास माना जा रहा है, क्योंकि महादेव की कृपा दिलाने वाला सावन इस साल एक नहीं बल्कि 2 महीने का होने वाला है। इस पावन महीने के शुरुआत होते ही हर कोई शिव की भक्ति में लीन हो जाता है। हर तरफ माहौल शिवमय नजर आता है। सावन में हर साल श्रद्धालु महेश्वर को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और क्या इसका महत्व है। आपको बता दें कि इस बार सावन 2 महीने तक चलेगा। ऐसे में इस साल कांवड़ियों को भी शिव भक्ति के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। वहीं शिव भक्तों के लिए हरिद्वार में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि बाबा के भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि इस बार कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। पुलिस प्रशासन ने QR कोड जारी कर मेले की सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आधुनिकता की दुनिया में लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डिजिटल हो रहे लोगों के बीच हरिद्वार पुलिस ने भी एक नई पहल शुरू की है। आगामी कांवड़ मेले को डिजिटल रूप देने का कार्य किया गया है, जिसमें शिव भक्त कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनके लिए एक QR कोड जारी किया गया है, जिससे शिव भक्त कांवड़िए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे और स्कैन करने के बाद उनको हर व्यवस्था के बारे में पता चल सके। कांवड़ यात्रियों को QR कोड के संबंध में जागरूक करने के लिए अन्य राज्यों के जनपदों में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से हार्ड और सॉफ्ट कॉपी भेजी जा रही है। संख्या में लोग आ रहे हैं, सबकी चेकिंग तो पॉसिबल नहीं, लेकिन रैंडम चेकिंग होती है। और खासकर जो कांवड़ की गाड़ियां आ रही हैं, जो यहाँ पर आके फिर सस्ते हैं कांवड़ बनाते हैं डाक कांवड़, उनको भी रैंडम चेक करने का प्रावधान रखा गया। एक हेल्प करने के लिए उनको QR कोड का 10 लाख पैम्पलेट बांटने के लिए हमने विभिन्न प्रदेशों में भी भेजा। साथ ही साथ बॉर्डर भी रखेंगे, जिसको स्कैन करने के बाद तत्काल उनको रियल टाइम पर पार्किंग की स्थिति, कहाँ उनकी पार्किंग है, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क होंगी, वो उनको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा। पार्किंग की स्थिति भी मिलेगी। साथ ही साथ गूगल मैप के थ्रू वो स्कैन करने के बाद वहाँ पहुँच भी सकते हैं। वापसी का रास्ता क्या रहेगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाइवर्जन है कहीं पर, तो वो भी उनको समय टू समय उस QR कोड से अगर स्कैन करने के बाद रियल टाइम बेसिस पर उनको उपलब्ध होगा। QR कोड स्कैन करते ही कांवड़ यात्रियों को हर सुविधाएं एक ही मंच पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि पार्किंग तक पहुंचने के लिए रूट की समस्त जानकारी आपको आसानी से घर बैठे मिल जाएगी। भीड़ का दबाव बढ़ने पर अगर रूट प्लान को चेंज कर डाइवर्जन लागू किया जाता है, तो उसकी जानकारी भी आपको QR कोड स्कैन करके मिल जाएगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शिव भक्तों के लिए प्रशासन अभी से पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी भी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर के प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं, ताकि शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो। कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। शिव जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए वह देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। वह कालों के भी काल महाकाल है। इनकी कृपा से बड़ा संकट भी टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं। वह केवल भाव के भूखे हैं। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल अर्पित कर दे, तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर साल उनके भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।